खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हमने देखे तो समझ चुके होंगे केदारनाथ के बारे में। मेरी इस टॉपिक के ऊपर या फिर मतलब कि ज़्यादा व्लॉग्स के ऊपर मेरी वीडियोस नहीं होती हैं, तो दोस्तों इसलिए वीडियो में थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ करना। मैं एक्चुअल में बाहर जाके वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा झिझकता हूँ, लेकिन इसलिए दोस्तों फिर भी मैंने ये कोशिश करी है कि मैंने ये ट्रिप जो किया है छोटी छोटी जानकारी आपको दूं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आप जाओ तो दोस्तों आपको पता हो कहाँ पे क्या होता है और क्या दिक्कतें होती हैं और आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से अपना ट्रिप कर सको। इसलिए दोस्तों मैं अपने वीडियो में छोटी छोटी जानकारी कवर करूंगा। हो सकता है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से रॉ जानकारी देने की। बिल्कुल आपको वहाँ पे जो हो रहा है उसकी जानकारी देने की। आपको ये ट्रिप जो है इस साल तो खत्म हो गया दोस्तों, 27 तारीख को ये दिवाली के बाद बंद हो चुके हैं फाटक, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट जब शुरू होगा तो आप इस वीडियो को देख के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। एक्चुअली मुझे ये ट्रिप जो है ना, मैंने दोस्तों दिल्ली से शुरू करी। अब दोस्तों दिल्ली से हम लोगों ने ये सुबह 10 बजे निकले। यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि जब भी आप अपने घर से निकले, चाहे आप कहीं से भी निकल रहे हो, कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में आप जितनी जल्दी निकल सके। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि रात को आप ड्राइव ना कर सकें। अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी नहीं है तो कोशिश कीजिए रात को स्टे कीजिए, लेकिन अगर आप चलाते हैं तो फिर भी कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं चला सकता हूँ फिर कोई बात नहीं है। अब हमने सुबह दिल्ली में से 10 बजे शुरू किया। एक्चुअल में क्या था, ये कुछ सोचा समझा ट्रिप नहीं था। हमने ये ट्रिप लास्ट मंथ 14 तारीख के आसपास करी थी। अब हमने ये सुबह रात को 10 बजे बात हुई और सुबह 10 बजे निकल गए, मतलब कि एकदम से प्लान बना और निकल गए। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा जब भी आप ऐसा कुछ प्लान करें तो थोड़ा सा टाइम लें और उसके बाद अपनी सारी तैयारी करके निकलें। हमको बहुत सारी दिक्कतें हुई क्योंकि हम लोग बिना सोचे समझे बस निकल गए। अब दोस्तों ऐसे हम कुछ गर्म कपड़े लिए और कुछ सामान लिया और निकल गया। अब ऐसे में जब भी आप जा रहे हो तो आपको लेकर क्या जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास कि आपके जूते अच्छे होने चाहिए। जूते जो भी ले जाओ दोस्तों एक अच्छे ग्रिप वाले जूते लेके जाओ, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको जब चढ़ाई करनी पड़ती है तो जूते ही काम आते हैं। और दूसरा कि आपको जब भी गर्म कपड़े, आप किसी भी सीजन में जाओ, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जाओ चाहे आप एंड में जाओ, वहाँ कभी भी जाते हो ठंड आपको हमेशा मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों गर्म कपड़े आप जरूर लेकर के जाएं। अब आ जाती है तीसरी बात कि आपको हमेशा अपने साथ रेनकोट रखना है। रेनकोट दोस्तों आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। आपको 60-70 रुपये से शुरू होकर के यहाँ पे 150 रुपये तक का आपको रेनकोट आपको नॉर्मल दुकानों से मिल जाता है। एक काम चलाने वाला रेनकोट आपको वहाँ भी मिल जाएगा बहुत आराम से। तो ये चीज़ें आप ज़रूर लेकर जाएं, ये 3 चीज़ें। अब ट्रिप में आगे बढ़ते हैं। हम सुबह 10 बजे यहाँ से निकले, आराम से अपना हंसते खाते खेलते गाना गुना गाते हुए अपने दोस्तों के साथ मज़े लेते हुए निकले। और रास्ते का बिल्कुल अलग ही माहौल का ट्रिप करते हुए मज़ा लेते हुए दोस्तों। एक्चुअल मज़ा जो है दोस्तों ये रास्तों का ही है, इन रास्तों में मौज मस्ती करने का ही है। और हम ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए निकले। और उसके बाद हमने लगा 3-4-5 घंटे हमने कंटिन्यू ड्राइव करी और हमारा पहले दिन का स्टे था ऋषिकेश। अब ऋषिकेश से पहले हरिद्वार भी आता है दोस्तों, वहाँ भी रास्ते में सब बहुत सारे नज़ारे देखते हुए। अब दोस्तों इसे ट्रिप है 5-6 घंटे का, इसमें हम लोगों ने बीच में 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का हमने रेस्ट भी लिया, जहाँ पे हम लोगों ने खाना पीना खाना, थोड़ी बहुत कमर सीधी करना, ये सब कुछ किया। अब ऋषिकेश पहुँचने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका होता है मेन ट्रिप चालू, और यहाँ से आपके सुहाने दृश्य चालू होते हैं। सच में दोस्तों पहाड़ों में जो लोग कहते हैं ना, जाने का मज़ा ही कुछ और है और एक अलग ही जन्नत मिलती है वहाँ जाने के बाद। आज हम यहाँ ऋषिकेश से निकल रहे हैं। कल रात को हम ऑलमोस्ट यहाँ ठहरे थे और अब सुबह यहाँ भी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं? केदारनाथ। यहाँ से हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। अभी कंटिन्यू यहाँ से 6 घंटे की राइड लोकेशन में दिखा रहा है, तो मोटा मोटा आपको 7-8 घंटे लग जाएंगे और फिर देखते हैं आगे की राइड। चलिए शुरू करते हैं। ऋषिकेश में दोस्तों जब रुकोगे तो वहाँ पे ऐसे में क्या होता है, बहुत लोग स्टे करते हैं तो सोचते हैं कि हम कैसा कमरा लें क्या लें। तो यहाँ पे आपको हर एक हिसाब से कमरा मिल जाएगा। चाहे आप 500-700 का कमरा लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा, प्लस आप 1000 रुपये कमरा लेना चाहें तो आपको वो भी मिल जाएगा, और आप उससे महंगा लेना चाहें तो महंगा भी मिल जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोगों ने 1000 रुपये का कमरा लिया, जहाँ पे एक कमरे में 2 आदमी कम से कम ठहर सकते हैं। ऐसा ही आपको 700 में भी मिल रहा था और उससे ऊपर भी मिल रहा था, पर हमें 1000 रुपये वाले में सहूलियत हुई तो हम उसमें रुके। हम 1000 रुपये वाले में इसलिए रुके क्योंकि दोस्तों हमें चाहिए था गर्म पानी गीजर से आता, जिससे कि हम सुबह नहा के फटाफट फ्रेश होकर निकल सकें। तो ऐसा ही हुआ, हम अगले दिन सुबह 6 बजे नहा धो के फ्रेश होके फटाफट सुबह 6 बजे निकले। और निकलने के बाद हमने शुरू किया अपना सुहाना दृश्य और सुहाना सफ़र। अब दोस्तों यहाँ से जो शुरू हुआ हमारा सफ़र, यहाँ पे आप साथ साथ सड़कों पे चल रहे हो और एक तरफ गंगा नदी बह रही है, पानी की आवाज़ आ रही है और साथ में आप सुंदर दृश्य पहाड़ों के देखने को मिल रहे हैं। इसमें अलग ही नशा और अलग ही मज़ा आता है दोस्तों, और हर एक मोड़ पे आपको अलग ही मज़ा आता है। ये रास्ता दोस्तों 5 से 6 घंटे का रास्ता है, क्योंकि दोस्तों ये पहाड़ों का रास्ता है। यहाँ आप ना ज़्यादा तेज़ अपनी गाड़ी चला सकते हो, आपको आराम से नज़ारों का मज़ा लेते हुए रेस्ट करते हुए चलना होता है। और ऐसे ही हम लोग चलते गए और हमने कुछ दूर आगे चल के नाश्ता किया। नाश्ता करने के लिए आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, और ऐसा नहीं है कि रेट कोई ज़्यादा कम, सेम रेट जो आपको जहाँ में जो भी मिलता है उससे नॉर्मल रेट में मिल जाएगा। महंगाई कहाँ शुरू होती है दोस्तों, ये चलो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब आप चलते जाओ, अब उसके बाद धीरे धीरे आपको यहाँ पे गुप्तकाशी आता है और साथ में आपको सोनप्रयाग आता है। सोनप्रयाग दोस्तों सबसे लास्ट में है, लेकिन इससे पहले देवप्रयाग आता है। देवप्रयाग के बारे में जानना एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे दोस्तों 2 नदियों का मिलन होता है देवप्रयाग में, और ये बहुत ही सुहाना दृश्य होता है। जब आप यहाँ इस पॉइंट पे जब खड़े होगे ना, तो दोस्तों अलग ही नज़ारों में खो जाओगे आप। यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी आकर के मिलती है, जब दोनों तरफ से वो पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए आती है और जहाँ मिलती है उस पॉइंट पे खड़े होके एक दृश्य का अलग ही मज़ा है, अलग ही सुहाना दृश्य है। आप वहाँ पे देवप्रयाग में रुक करके इस दृश्य का मज़ा कुछ देर ले सकते हो, फिर अपना आगे ट्रिप शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे दोस्तों बीच में कुछ अच्छे स्थल हैं जहाँ भी आप रुकना चाहें, देखना चाहें, देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम अपना दे करके आराम से इन दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ सकते हो। अब इस ऐसे में बीच रास्ते में एक और मंदिर आता है, और ये बड़ा ही प्रमुख मंदिर है, और इस मंदिर से जुड़ा हुआ एक अनोखी स्टोरी है, मैं आपको जरूर सुनाना चाहूँगा। धारी देवी का मंदिर आपने अगर नहीं जानते होंगे तो और सर्च करके देख सकते हो उसके बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मंदिर है। इस मंदिर को लोग जोड़ते हैं साथ में 2013 में जो बहुत बड़ी आपदा आई थी केदारनाथ में, उस आपदा से जोड़ते हैं। तो दोस्तों इस मंदिर की क्या स्टोरी है। धारी देवी का मंदिर दोस्तों बिल्कुल नदी के बीचों बीच आपका है, और ऐसे में जब बांध बनाया गया और पानी का लेवल ऊपर बढ़ा, तो दोस्तों लोगों ने चाहा, पंडितों ने चाहा कि हम इस मंदिर को ऊपर की तरफ बढ़ाएं, लेकिन नहीं बढ़ा पा रहे थे। और फिर भी बहुत कोशिशों, बहुत पूजा के बाद इस मंदिर को जब ऊपर की तरफ बढ़ाया गया, और डेट था हमारा 16 जून 2013। दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेट है। ये वही डेट है जो भयंकर आपदा आई थी आपकी केदारनाथ में, और जहां बहुत सारे लोग, बहुत सारा कुनबा मारे गए थे, और बहुत भयंकर आपदा थी ये। इस आपदा ने ही पूरा बदल के रख दिया केदारनाथ के ट्रिप को और पूरा केदारनाथ को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस धारी देवी के आप दर्शन कर सकते हो जब भी आप करना चाहो। वहाँ जाते हुए रास्ते में आपको मिलेगा, आपको आधा किलोमीटर पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा, और उसके बाद आप दर्शन आराम से कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं ट्रिप के दोस्तों। अब आगे बढ़ोगे तो ऐसे में आपको आएगा रुद्रप्रयाग, फिर आएगा गुप्तकाशी। इन सब के आपके मार्केट में, बाज़ार में आप रुक करके थोड़ा नाश्ता, चाय पानी या थोड़ा मीठा आप खा सकते हो। बड़ा ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों इन मार्केट में रुक के। पहाड़ों के मार्केट में आपको अलग ही दृश्य, अलग ही सब कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, आप अगर जैसे कि मान लीजिए हमारे पास तो अपनी गाड़ी थी, अपना व्हीकल था, लेकिन अगर आप अपना ट्रेन से आना चाहते हो या फिर आप गाड़ी से आना चाहते हो तो फिर तो पता लग ही रहा है सब कुछ। अगर ट्रेन से आना चाहते हो, बस से आना चाहते हो, इन सबसे भी आ सकते हो। ऋषिकेश से ट्रेन से आते हो दोस्तों तो आप ऋषिकेश या फिर आपको
हरिद्वार उतरना पड़ेगा। आप ऋषिकेश से हरिद्वार उतर के अपना ट्रिप आगे बढ़ा सकते हो। वहाँ से आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी जो आपको ऋषिकेश तक पहुँचाएंगी, या वो अपना आप किराए पे ले लीजिए, या फिर आप क्या जैसे जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको हर हिसाब से गाड़ियाँ मिल जाएगी, आप वहाँ से ले करके चल सकते हो। ऐसे ही रास्ते भर आपको गाड़ियाँ, सब कुछ आपको मिलेगा। खाने पीने की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको जहाँ भी रुकोगे वहाँ बहुत आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं आपको खाने पीने की दिक्कत होगी। आपको केदारनाथ पहुँचने तक दोस्तों कुछ भी खाने पीने से लेकर के चढ़ने तक वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बढ़ते हैं आगे, जब आप गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ोगे तो आपका मेन पॉइंट आता है यहाँ पे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग तक दोस्तों नॉर्मली जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो लास्ट जाती है। अब लास्ट सोनप्रयाग में जाकर के आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। पार्क करने का कॉस्ट दोस्तों गाड़ी पे डिपेंड करता है। बाइक का कॉस्ट लगता है दोस्तों 12 घंटे का 50 रुपये। ये 50 रुपये आपको बाहर 12 घंटे में ऐड होते रहते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपको 24 घंटे हो गए तो आपका 100 रुपये आपका कॉस्ट लगेगा आपको बाइक पार्क करने का। ऐसे ही दोस्तों अलग अलग गाड़ी का अलग अलग चीज़ों का अलग अलग कॉस्ट है आपका हिसाब से। तो आपने पार्क किया अपना गाड़ी। अब उसके बाद बहुत लोग सोनप्रयाग रुकना पसंद करते हैं, बहुत लोग दोस्तों इससे पहले रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों मेन जो आपका महंगाई है दोस्तों यहीं से चालू होता है। आपका यहाँ पे सोनप्रयाग में 2 पार्किंग होती है, दोनों पार्किंग में से किसी में भी आप अपना गाड़ी पार्क कर सकते हो। अब सोनप्रयाग में जब आप रुकते हो दोस्तों, अगर आपने पहले से अपनी बुकिंग कर रखी है तब तो ठीक है, नहीं तो अब पहले से बुकिंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ जे मेरी जो साइट है आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। नहीं तो आपने अगर आपको सही होटल मिल जाता है सही रेट तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर नहीं मिलता है, अगर रश ज़्यादा है तो दोस्तों टाइम के हिसाब से वहाँ पर रेट आपके होटलों के कमरों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। हम लोग सोनप्रयाग पहुँचे रात को 7:30 बजे के आसपास, तो सुबह के 6 बजे चले हुए, 12 घंटे से ऊपर हो गया हमें वहाँ पहुँचने में, सोनप्रयाग में लग गया। अब वहाँ पे आपको वहाँ हमने जब कमरों का पता करना शुरू किया, हम लोगों ने पहले से बुकिंग नहीं कर रखी थी। हम लोग को कमरे मिलने में बहुत सारी दिक्कतें हुई और बहुत नॉर्मल कमरे भी मिल रहे और बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। लास्ट में हमको एक कमरा मिला 3500 रुपये का, जिसमें हम लोग एक कमरे में 2 आदमी ठहर सकते हैं। वहाँ पर आपको नहाना धोना सब कुछ था। हाँ, यहाँ पे आपको सोनप्रयाग में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी अपने बजट से रिलेटेड। यहाँ आपको एज ए बेड भी मिल जाएगा, मतलब जहाँ सिर्फ आपको रात गुजारनी है, और उस कमरे में आपके 10-12 लोग आपके ठहर सकते हैं या 15-20 लोग ठहर सकते हैं। और हर एक बेड का कॉस्ट होगा एक रात गुजारने का 500 रुपये, 1500 रुपये, 1000 रुपये, इस हिसाब से कॉस्ट होगा बेड के हिसाब से। आप पे डिपेंड करता है आपको बेड लेके रहना है, एक कमरा लेके रहना है। तो हमने एक कमरा लिया और फिर यहाँ पे आपको सोनप्रयाग में आपको क्लॉक रूम मिलेंगे। क्लॉक रूम किस लिए होते हैं दोस्तों, कि अगर आप एक्स्ट्रा सामान लेके गए हो और चढ़ाई में आप ये सारे सामान यूज़ नहीं कर सकते, तो इस सामान को आप क्लॉक रूम में टाइम के हिसाब से अपना रखवा सकते हो। क्लॉक रूम में जब अपना सामान आप रखवाते हो तो वहाँ पे आपको क्लॉक रूम का किराया लगता है 50 रुपये आपको 24 घंटे का एज पर डे। मतलब कि आप 24 घंटे होते हैं, उसके बाद अगर आप जैसे ही 48 घंटा होता है तो आपका वो 100 रुपये हो जाता है। ऐसे जैसे टाइम बीतता रहता है तो आपका प्लस पैसे उसमें होते रहते हैं। तो क्लॉक रूम में जब आपने अपना सामान रखा, अब उसके बाद तो आप अपना ट्रिप शुरू कर सकते हो। अपना ट्रिप जो है मेन जो है चढ़ाई जो है आपको दोस्तों गौरीकुंड चालू होती है। सोनप्रयाग में हमने रात भर दोस्तों यहाँ पे आप गुजारी। रात भर गुजारने के बाद रात में हम लोगों ने खाना पीना खाया, जिसमें कि हमारा 500-600 रुपये कुछ खाने में खर्चा हुआ। अब अगले दिन हम जब सुबह जब हम निकले तो हमारा सबसे पहले था कि हम अपना सामान रखवाएं। ऐसे हमने क्लॉक रूम में रखवाया। अब उसके बाद हम वहाँ से लाइन में लगे। हाँ, अब यहाँ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहुत नॉलेजफुल बात आपको कहना चाहूँगा। आप सोनप्रयाग से जितना सुबह हो सके उतना सुबह अपना ट्रिप चालू करें। हम लोग दोस्तों यहाँ पे लेट हो गए। हम लोगों ने यहाँ पे 7 से 8 बजे करीब हम लोगों ने निकले रूम से। उसके बाद हम लाइन में लगे और फिर लाइन में लगने के बाद हमें 2 घंटे लग गए अपना वहाँ तक पहुँचने में, जहाँ से हमें गाड़ी मिलनी थी गौरीकुंड तक की। अब वहाँ तक पहुँचे हम, उसके बाद हमें जो गाड़ी मिली, गाड़ी से हमने ट्रिप अपना चालू किया। अब गाड़ी जब इसलिए दोस्तों में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सोनप्रयाग में आपको जितना सुबह हो सके, मतलब अगर 4 बजे से वहाँ पे चालू हो जाता है,
आपका ट्रिप। आप इसलिए जितना सुबह उठ सके उतना सुबह उठ करके नहा धो करके फटाफट लाइन में लगी और फटाफट ऑटो स्टैंड पहुंचिए और वहाँ से ऑटो लेकर के मतलब जो वहाँ से आपको गाड़ियाँ मिलती है वहाँ लेकर के गौरीकुंड पहुंचिए और गौरीकुंड से गौरीकुंड में जा करके आप खाना पीना करिए। अगर आप मैं तो कहता हूँ दोस्तों सोनप्रयाग में आप सुबह सुबह निकल जाए और नाश्ता अगर करने का आपका इच्छा है तो आप गौरीकुंड ही जा करके करिए। तो सुबह निकल जाइए, अपना ऑटो लीजिए और वहाँ पे पहुँच जाइए गौरीकुंड। और गौरीकुंड पहुँच करके दोस्तों आराम से अपना नाश्ता वास्ता कीजिए और उसके बाद वहाँ से शुरू होती है मेन चढ़ाई। यहाँ ही जो दोस्तों आपको शुरू होता है मेन ट्रिप। अब दोस्तों ऐसे ही ये हमारे ट्रिप का था तीसरा दिन। अब हम ट्रिप के तीसरे दिन में गौरीकुंड से हमने चढ़ाई शुरू करी। दोस्तों चढ़ाई जो है बहुत थकावट भरी चढ़ाई है। ऐसे में यहाँ पे आने के लिए आपको केदारनाथ पहुँचने के लिए केदारनाथ पहुँचने के लिए आप या तो पैदल जा सकते हैं या फिर आप घोड़ा खच्चर ले सकते हैं या फिर एक पद्धी है उसमें जा सकते हैं या फिर पालकी है उसमें जा सकते हैं या फिर आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। ये अलग अलग तरह के इसमें अलग अलग खर्चे लगते हैं। ऐसे में अगर आप घोड़े खच्चर का खर्चा दोस्तों ऊपर ले जाने का 2200 रुपये और नीचे लाने का 1700 रुपये है। और यहाँ पे आपका पीठ का पद्धी पे ले जाना या फिर आपका पालकी में ले जाना, ये अलग अलग रेट आपका मायने रखता है आपके वजन के ऊपर। ये सब कुछ करके वहाँ देखने के बाद होता है। फिर आता है हेलीकॉप्टर का। ये हेलीकॉप्टर का खर्चा दोस्तों एक ट्रिप का एक तरफ जाने का 4700 रुपये तक खर्चा है, सिर्फ एक ट्रिप का एक साइड से जाने का आपका मतलब 4700 आपको लगेंगे हेलीकॉप्टर से। मतलब अगर आप आते जाते हो तो ऐसे में आपको 10,000 के आसपास आपको वहाँ पे लग जाएगा। और ऐसे में आपको हेलीकॉप्टर से जाते आते अगर दोनों ट्रिप आपने साथ में ही बुकिंग कराई हुई है तो आपको बहुत कम टाइम मिलता है दर्शन करके फटाफट वापस आने का। तो इसलिए दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा इस ट्रिप में, जब भी आप जा रहे हैं तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि अपने बलबूते पे जाइए। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जानवरों के ऊपर लोग बैठ करके जाते हैं। मैंने बहुत से लोग यहाँ पे देखा कि बूढ़े से बूढ़े लोग जो है ना, बहुत से बूढ़े लोग जो चल के जाने की इच्छा रखते हैं और चल के जाते भी हैं। लेकिन कई जवान लोगों को देखा है मैंने जो जवान होते हुए चलते फिरने की क्षमता होते हुए भी घोड़े पे जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और ऐसे में घोड़ों को ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बार बार ऊपर नीचे किया जाता है, उनको ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता, पीने भी नहीं दिया जाता। रास्ते में आपको कई जगह ये गधे खच्चर जो है अपनी जान से हाथ धोते हुए भी दिखाई देंगे। और दोस्तों साथ में ये घोड़े खच्चर आपके जाने के लिए सेफ है भी नहीं। ये घोड़े खच्चर फिसलते हैं जो आपकी चढ़ाई में, काफ़ी बार यहाँ देखा गया है गिर जाते हैं। इस कारण से जो ऊपर बैठे होते हैं उनको भी बहुत चोटें आती हैं। तो मैं कहूँगा कि घोड़े खच्चर पर आप बिल्कुल भी ना जाएं। जितना हो सके आप पैदल जा सकते हैं, पैदल जाएं। असली मज़ा जो है ट्रिप का दोस्तों पैदल ही जाने में है। फिर आप इन दृश्यों का मज़ा भी अच्छी तरीके से ले पाओगे। अगर आप घोड़े खच्चर पर नहीं जा सकते हैं तो मैं कहूँगा इसके बाद आप हेलीकॉप्टर से ही जाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। फिर आप ना तो मैं पालकी का राय दूंगा ना और किसी का राय दूंगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरा छोटा सा एड ऑन था कि आपको जब भी जाना है तो अपने बलबूते पे जाइए, अपने पैदल चल के जाइए। अब आगे बढ़ते हैं इस ट्रिप में। गौरीकुंड जब अपना ट्रिप आप शुरू करोगे तो वहाँ गौरीकुंड में दोस्तों आप चाहे तो नहा सकते हैं। इस ठंड में आपको ऐसा कुंड मिलेगा जहाँ आपको हमेशा गर्म पानी रहता है। उस कुंड में आप किसी भी टाइम आइए आपको गर्म पानी मिलेगा और बहुत लोग वहाँ पे अपनी थकान मिटाने के लिए ज़रूर नहाते हैं, इसलिए गौरीकुंड में आप नहा सकते हो। यहाँ पे एक बात और है कि अगर आप जब भी आप ट्रिप ख़त्म करते हो वापस आते हो केदारनाथ से तो दोस्तों मैं कहूँगा गौरीकुंड में एक बार नहा के ज़रूर देखिए, बड़ा ही मज़ा आता है। और दोस्तों साथ में पूरी बॉडी में जितना थकान चढ़ के जाने का था और उतर के आने का है ना, एकदम से गायब हो जाएगा जब आप गौरीकुंड में नहाओगे। गौरीकुंड दोस्तों जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, गौरीकुंड में जो हमारी माता पार्वती थी वहाँ पे तो तपस्या की थी हमारी माता पार्वती ने शिव जी के लिए और तब शिव जी उनको प्राप्त हुए थे। ऐसे बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। फिर दोस्तों यहाँ से गौरीकुंड से हमने चलना स्टार्ट किया। बहुत थकावट भरा सफ़र था दोस्तों, जब चलते जाओगे और दोस्तों कंटिन्यू यहाँ पे चढ़ाई है। ये चलो सच में दोस्तों बहुत कठिन चढ़ाइयाँ हैं। आपको जब भी चलोगे यहाँ पे आपको सांस बहुत ज़्यादा फूलेगा अगर आप कंटिन्यू चलने वाले नहीं हो। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप एक दिन में अपना सफ़र आप पूरा नहीं कर पाओगे। ये अगर आप
हमेशा चलने वाले, ज़्यादातर चलने वाले नहीं हो तो ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही आपका मेंटली टेस्ट लेने वाला आपका ये पूरी चढ़ाई होने वाली है। तो इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाएं। अब दोस्तों ये जो गौरीकुंड से रास्ता है केदारनाथ का, ये अगर आप बोर्ड पे देखोगे तो 16 किलोमीटर लिखा है। एक्चुअल में 16 किलोमीटर नहीं, मोटा मोटा ये दोस्तों 22 किलोमीटर का रास्ता है। आप दोस्तों ये कहेंगे कि 16 किलोमीटर क्यों लिखा है? 16 किलोमीटर रास्ता दोस्तों पहले 2013 से पहले हुआ करता था। आपदा आने के बाद जो नए रास्ते तैयार किए गए हैं, वो नए रास्तों में दोस्तों आपका दूरी बढ़ गई है और ऐसे में वो 22 किलोमीटर के आसपास आपको मोटा मोटा आया। जब आप चढ़ोगे, जो गए हैं वो मेरी इस बात से सहमत रखेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप चढ़ाई शुरू कीजिए, आपको कंटिन्यू चलना है, आपको अपने आप को रेस्ट देते हुए चलना है, क्योंकि दोस्तों कंटिन्यू तो आप चल भी नहीं पाओगे। आपको 10 मिनट चलोगे, बैठना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, 15 मिनट चलोगे, फिर बैठना पड़ेगा। अगर आप लगातार चलने वालों में से नहीं हो, अगर आप लगातार चलने वालों में से हो, आपका शरीर सबसे प्रिपेयर्ड है, आप एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हो जो आप चलते फिरते हो, तो आपका फिजिकली आप बहुत ज़्यादा फिट हो, तो आप अच्छी तरह चल पाओगे। तो आप मैं कह सकता हूँ कि एक दिन में आप पहुँच सकते हो ऊपर, लेकिन बहुत से लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हमारे साथ हुआ। हम लोगों ने शुरू की अपनी ट्रिप, 3, 4, 5 घंटे हम लोग का हो गया था बहुत ज़्यादा बुरा हाल पसीनों से। उसके बाद पसीनों से बुरा हाल, थक गए हम लोग बहुत ज़्यादा। अब धीरे धीरे हिम्मत बिल्कुल टूटती हुई हम लोग चलते रहे और हमें बज गए शाम के 6, 7, 8 और हम लोग टूट चुके थे शरीर से पूरा। अब दोस्तों आगे हम टूट चुके थे, तब उसके बाद हमारे सामने आता है भीमबाली। हम भीमबाली पहुंच चुके थे दोस्तों। भीमबाली पहुंचने के बाद हमने कुछ देर रेस्ट किया, 15-20 मिनट। वहाँ थोड़ा बहुत अपना मैगी खाना, पराठे खाना, जो थोड़ा बहुत अपना एनर्जी अपना गेन कर सकते थे, पानी पीना अच्छी तरीके से किया। आपको पूरे ट्रिप में खाने पीने की दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारे सामान मिलेंगे। यहाँ से आपको नींबू पानी से लेकर के आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब नीचे से लेकर के हरे रास्ते में हर जगह आपको खाने पीने से लेकर सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप आराम से अपनी ट्रिप कर सकते चलते फिरते। हाँ, आप सोनप्रयाग जब आपको महंगाई शुरू होती है दोस्तों, वो आपको केदारनाथ पहुंचने तक महंगाई आपको बढ़ती चली जाएगी। आपको एक एक परोठे का दाम आपको 60 रुपये 100 रुपये तक पड़ेगा, और यहाँ पे एक मैगी का एक प्लेट मैगी का जो 10 रुपये वाली मैगी होती है वो आपको 50 रुपये 60 रुपये तक में मिलेगी, और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल प्लेन। ऐसे हम भीमबाली जब आप पहुँचे, अब भीमबाली पहुँचने के बाद अब इसके बाद की चढ़ाई दोस्तों और थोड़ी मुश्किल हो जाती है और थोड़ी खड़ी हो जाती है। अब इसके बाद आप कंटिन्यू और नहीं चल सकते, क्योंकि भीमबाली जब आप पहुंचोगे तो भीमबाली से आपको एक पुल क्रॉस करना पड़ेगा। इससे पहले दोस्तों पहाड़ की इस तरफ से ही रास्ता हुआ करता था 2013 से पहले। उसके आपदा के बाद ये रास्ता पहाड़ की उस तरफ से कर दिया, जो आपको पुल क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको कंटिन्यू चढ़ाई करनी पड़ेगी, और वहाँ पे आपको जिक जैक में आपको चढ़ाई करनी पड़ती है, और वो चढ़ाई बिल्कुल ही खड़ी होती है, और आप 2, 4, 10 कदम के बाद आपको हमेशा बार बार रुकना पड़ेगा, अपनी थकान दूर करनी पड़ेगी, फिर चढ़ाई करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको स्टॉप करके चलना पड़ेगा। अब हम लोग इस तरह से चलते हुए और 2-3 घंटे हम लोग चले। 10 बजने वाले थे, मतलब 10 बजने में 5-10 मिनट होंगे। तो हम लोगों ने बेस कैंप से हम लोग 3 से 4 किलोमीटर नीचे थे। हम 6-7 किलोमीटर चल चुके थे। अब जो उसके बाद जब हम बेस कैंप से जब 3-4 किलोमीटर नीचे थे, तब हम लोगों ने सोचा कि अब हमें स्टे करना चाहिए। तो हम लोगों ने आपको एक्चुअल में जो है भीमबाली और भीमबाली के बाद ही आपको स्टे करने को कुछ मिलेगा भी, तो इसलिए हमें आगे चल के जब मिल गया टेंट तो हम वहाँ पे रात को रुक गया। दोस्तों ये हमारा एक दिन में हम पूरी चढ़ाई नहीं कर सके। हम भीमबाली रुके, रेस्ट किया, रात भर हम सोए। अगले दिन हम लोग फ्रेश होके अर्ली मॉर्निंग फटाफट से हम लोग निकल गए। हमने सोच रखा था कि हम जाके सीधा केदारनाथ में ही जाके हम नहाएंगे धोएंगे, इसलिए हम फ्रेश हुए और वहाँ से फटाफट चाय पी करके निकले। और निकलते के साथ अब उसके बाद अब दोस्तों रात पिछले दिन का पूरा थका हुआ अगले दिन फिर दोबारा चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मेंटली हम बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन फिर भी क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक एक कदम चल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग चलते रहे और फिर पहुँच गए फाइनली बेस कैंप से। आपको
जो हमारा केदारनाथ मंदिर है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। अब आप यहाँ बेस कैंप में भी अपना टेंट वेंट ले सकते हो। अगर आपने पहले से बुकिंग कर रखी है तो बहुत अच्छा, पहले से बुकिंग करते हो तो आपको सस्ते में सब कुछ हो जाएगा GNVM की साइट पे, वेबसाइट पे। और नहीं तो आपको वहाँ भी आपको जाकर के टेंट मिल जाएंगे, प्राइवेट टेंट सब कुछ मिल जाएगा, जो आपको 500 रुपये 1000 रुपये से शुरू होकर के आप करके 1500 2000 तक में आता है। ऐसे में आपको 500 रुपये 1000 रुपये में आपको वो 500 रुपये तक में वो टेंट मिल जाएंगे, जहाँ आपको ग्रुप में होंगे आपको 5 6 7 8 आदमी आपको मिलेंगे। और यहाँ दोस्तों आप अपना ठहर सकते हो, 500 रुपये एक बेड का मिलता है आपको, या फिर आप प्राइवेटली एक टेंट भी ले सकते हो। अगर आप ऐसे सीजन में आते हो जो बिल्कुल शुरू में आते हो, या फिर बर्फबारी के सीजन में आते हो, या बरसात के सीजन में आते हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको टेंट में बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। फिर अब आप बात आती है होटलों की, वहाँ होटल भी हैं आपको। लेकिन दोस्तों अगर आप सीज़न के टाइम पे जाओगे, ये 6 महीने का सीज़न होता है, तो अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप वहाँ पे होटल में आप नहीं ठहर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई होती है होटल में। आपका कोई रेट नहीं होता वहाँ पे, कोई आपको एक रूम तक का 10,000 20,000 15, मतलब बिल्कुल ही मनमाना वहाँ पे हो जाता है। तो आप अपने खर्चे के हिसाब से, डिपेंड के हिसाब से आप वहाँ पे अपना टेंट ले सकते हो। 2 आदमी का, 3 आदमी का, सिंगल का अपना ले सकते हो। हम लोग दिन में पहुंच चुके थे 2 बजे करीब। उसके बाद 2 बजे के बाद हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचने के बाद अपने वहाँ पे गर्म पानी लिया। गर्म पानी दोस्तों वहाँ पे एक बाल्टी का 100 रुपये लगता है। 100 रुपये में आपको एक बाल्टी गर्म पानी मिलती है। उसके बाद उस गर्म पानी में आप ठंडा पानी मिक्स करके जैसे नहाना चाहते हो नहा सकते हो। हम लोगों ने गर्म पानी, एक बाल्टी गर्म पानी लिया और नहाया और फ्रेश हुए, कपड़े चेंज किए, और फिर जा करके हम लोग केदारनाथ बाबा के लाइन में, जब केदारनाथ बाबा के लाइन में लगे तो वहाँ केदारनाथ बाबा के लाइन में दिन का टाइम था। लाइन थोड़ी छोटी होने के बावजूद हमें 2 से 3 घंटे लग गए मंदिर के अंदर पहुँचने में। जब दोस्तों मंदिर के अंदर पहुंचने में 2 से 3 घंटे लग गए, लेकिन दोस्तों वहां पहुंचने के बाद, मंदिर पहुंचने के बाद जो आप फील करोगे वो दुनिया की कोई फीलिंग मन को शांति नहीं देगी। वहां आपको अलग लेवल की शांति और अलग लेवल के आपको ऐसा लगेगा कि आपकी थकान सारी मिट चुकी है। कुछ देर तो हम लोग वहां बैठे रहे और मौसम का बहुत आनंद लिया हम लोगों ने, बहुत चारों तरफ नज़ारों का आनंद ले रहे। और भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद जो अलग सुख शांति मिलती है दोस्तों, अलग ही मज़ा था। वहाँ हम लोग 2-3 घंटे लाइन में लगे। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर पहुँचे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, भगवान के दर्शन हुए, महादेव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए, और फिर अलग ही शांति मिली मन को। वहाँ दोस्तों मंदिर के पीछे एक पत्थर है, भीमशिला जिसको कहा जाता है। वो भीमशिला पत्थर एक वही पत्थर है 2013 में जिसके कारण आपका पूरा मंदिर बच गया था। कहते हैं वो जो इतनी तबाही आई थी, आसपास सब कुछ नष्ट हो चुका था, लेकिन उस पत्थर के ठीक मंदिर के पीछे आके रुकने से, जो महादेव की कृपा कहो या कुछ भी कहो, वो पत्थर जो ठीक मंदिर के पीछे जो रुका, जिसके कारण जो पानी पीछे से आ रहा था वो 2 भाग में कट गया। अब 2 भाग में कट गया, डायरेक्टली मंदिर के ऊपर दबाव नहीं पड़ा और मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रह गया। तो ये भगवान की कृपा माने या कुछ भी माने कि पत्थर जो है वो कहीं भी जा सकता था, लेकिन मंदिर से टकरा भी सकता था और टकराया नहीं। मंदिर के ठीक पीछे आकर के 5 से 10 फुट की दूरी पे और वहाँ रुक गया, और जिस कारण से मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ, मंदिर बिल्कुल बच गया। तो इस तरह हम लोगों ने दोस्तों दर्शन किए और फिर अपनी इस ट्रिप को पूरा किया। भगवान के दर्शन करने के बाद अलग ही शांति दोस्तों। हम लोगों ने दर्शन किए, शाम की आरती अटेंड करी, आरती देखी। दोस्तों अगर वहाँ मंदिर दर्शन करने के बाद मैं कहूँगा कि शाम की आरती आप ज़रूर देखें। सबसे भव्य जो मंदिर का वहाँ पे होता है वो आरती ही होती है। तो दोस्तों आरती के नज़ारा ज़रूर लीजिए, अलग ही फीलिंग है दोस्तों आरती के नज़ारों में। और उसके बाद दर्शन तो आप जब जितना भी कम करेंगे उतना ही कम है। वहाँ पे आसपास कुछ थोड़े बहुत और भी घूमने की जगह हैं, उन जगहों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। भैरव का भी स्थान है दोस्तों, आधा किलोमीटर ऊपर चढ़ के, अगर आप में ताकत बची है तो वहाँ भी जा सकते हैं, और करना भी चाहिए दोस्तों। आपको थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद अपना आपको दिल करता है तो उसी दिन वहाँ रुकिए, या फिर उसी दिन वहाँ से रिटर्न भी हो सकते हैं।
तो लेकिन हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए, शाम का आरती अटेंड करी। आरती अटेंड करने के बाद रात भर वहाँ रुके, जो कि हमें 600 रुपये बेड के हिसाब से टेंट मिल गया था। और हम वहाँ रात भर रुके और फिर हम वापस हो गए और फिर हम लोगों ने वापसी में अपना ट्रिप ख़त्म किया। और जिसमें कि हम लोगों ने वापसी करने के बाद भी हम लोग जब वापसी की हम लोगों ने तो अपना आके क्लॉक रूम से सामान लिया, पार्किंग से अपनी गाड़ी ली और उसके बाद चल पड़े। लेकिन हम लोग गुप्त काशी में आकर के रुक गए क्योंकि दोस्तों रात हो चुकी थी। नीचे उतरते भी जब हम केदारनाथ से नीचे उतरे तो हम लोगों ने वहाँ पे 3-4 घंटे और 2-3 घंटे कम से कम कहूँगा कि हम लोगों ने गौरी कुंड में नहाया। गौरी कुंड में नहाने में दोस्तों अलग ही मज़ा है। जब थके हुए ऊपर से उतरते हो ना तो अलग से सारी थकान आपका दूर कर देता है गौरी कुंड में नहाने में। तो ऐसे ही हम लोग की पूरी थकान गौरी कुंड में हम लोगों ने उतारी। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हम लोग क्लॉक रूम में जाके अपना सामान लिया। उसके बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी निकाली और फिर जब हम वहाँ से निकले तो शाम के 6-7 बज चुके थे। फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक्चुअली जो है सोनप्रयाग से निकले। वो हमारा इसलिए था दोस्तों सोनप्रयाग से निकलना कि सोनप्रयाग में बहुत ज़्यादा महंगाई है। अगर रात को हम वहाँ रुकते हैं तो फिर हम लोगों का बजट से बाहर चला जाएगा ये ट्रिप। तो इसलिए दोस्तों वहाँ से हम लोग निकले और फिर हम लोग वहाँ से निकलने के बाद फिर हम धीरे धीरे हम लोग गुप्त काशी पहुँचे। एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम जो था रुद्रप्रयाग रुकने का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंधेरा और जाम बीच में कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे कि आपको कुछ ट्रक फंस गए थे, जिस कारण से हमें गुप्त काशी में रुकना पड़ा। गुप्त काशी में हमें छोटा सा एक होटल मिल गया और वहाँ होटल में हम लोग को 600 रुपये बेड के हिसाब से मिल गया। मतलब 600 रुपये में डबल बेड दोस्तों, मतलब दोनों आदमी एक बेड पे 2 आदमी ठहरने का बहुत आराम से मिल गया। और फिर हम लोग वहाँ रुके और रुकने के बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया और अगले दिन हम लोग पूरे दिन हम लोगों ने अपनी ड्राइव करी और फिर दिल्ली पहुँच गए। ये हम लोग की छोटी सी ट्रिप थी दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों ये ट्रिप ख़त्म करता हूँ। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और कुछ डिटेल चाहिए वहाँ के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। चाहे दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी है, वहाँ पे दोस्तों कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम करके पूछ सकते हैं। मैं आपको केदारनाथ जाने की छोटी छोटी डिटेल दे सकता हूँ। इसलिए दोस्तों जब भी अगर पूछना चाहें तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। प्लस चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी जा करके वो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हर हर महादेव। वीडियो को ख़त्म करते हैं और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। हो सकता है दोस्तों वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई हो, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे डिटेलिंग में आपको सब कुछ बताया है। आपको क्या अच्छा करना है, कहाँ पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, कहाँ पैसे कम खर्च होंगे, आपको क्या लेके जाना चाहिए, किस मौसम में जाना चाहिए। मौसम के बारे में दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, ना तो आप बरसात सीजन में जाएं, ना ही बिल्कुल शुरू में जाएं जब से जैसे फाटक खोलते हैं। ऐसे टाइम में जाएं जहाँ आपको बरसात ना हो और बिल्कुल स्टार्टिंग में ना जाएं, और फिर आराम से आप जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पीक सीजन में जाओगे, बिल्कुल ही शुरू में जाओगे, तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, महंगाई आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और आपको रहने में, खाने पीने में, सब कुछ में आपको दिक्कत हो। तो चलिए दोस्तों, हर हर महादेव। वीडियो समाप्त करते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिएगा। आपके दिल में जो भी राय है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, 1 रुपये भी कोई कॉस्ट नहीं लगता है। तो अपनी राय, अपना क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछें। चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी जा करके अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, अपने दिल में जो भी क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, या फिर कुछ वीडियो में रह गया है तो उसके बारे में भी जरूर बताएं। हो सके तो मैं और भी डिटेलिंग में और भी अच्छे तरीके से कुछ छोटी छोटी बातों के ऊपर वीडियो ला सकूं। अगर आपने मुझे कुछ पूछा, डिटेलिंग में कुछ रह गया इस वीडियो में, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। दोस्तों चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।